आज अपना छठा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का निर्धारण। इससे मिलता जुलता या लगभग इसका 80% जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो आपने 12th की क्लास में पढ़ा भी है। वहाँ भी राष्ट्रीय आय का लेखांकन नाम से चैप्टर था और वहाँ भी था ये सब, लेकिन कुछ बातें इसमें नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि पहले से पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन दो चार चीज़ें जो नहीं हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। समष्टि अर्थशास्त्र में जो मूल उपकरण होता है वो राष्ट्रीय आय के आंकड़े ही होते हैं। जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जब पढ़ा था ना, तब ये देखा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल उपकरण क्या है? कीमत सिद्धांत, यानी कि कीमत संयंत्र, मांग और पूर्ति के दबाव। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल उपकरण क्या है? वो है राष्ट्रीय आय। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विश्व के सभी देशों में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसका काफ़ी महत्व है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। भारत में भी राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसको महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ केंद्रीय स्तर पे भी संस्था है और राज्य स्तर के ऊपर भी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कार्य करते हैं। हमारे यहाँ एक मंत्रालय है, नाम दिया हुआ, अंडरलाइन कर लेना आप, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, यहां आपको मिलेगा, देखो यहां, ठीक है, हाँ, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले इसका नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित करके केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय रख दिया गया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, या जिसे हम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसी तरह राज्य स्तर के ऊपर भी एक संस्था है, तो जिसका नाम है राज्य आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय। तो ये राज्य स्तर के ऊपर राष्ट्रीय आय से संबंधित, यानी कि घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है, और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के सहयोग के साथ सहयोग करते हुए काम। तो राज्य स्तर पर ये आंकड़े एकत्रित करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, और मूल जिम्मेदारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की है कि वो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करे और सरकार को उपलब्ध करवाए। क्लियर हो गई बात? इसके बाद में है राष्ट्रीय आय अनुमानों की उपयोगिता और महत्व, कि हम राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े एकत्रित करते हैं, क्यों एकत्रित करते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, उनका महत्व क्या है, तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है व्यवसाय अपने उत्पादों के लिए भविष्य की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए। सीधी सी बात है कि जब किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो राष्ट्रीय आय की गणना से हमें पता लगता है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। भाई लगातार राष्ट्रीय आय बढ़ती जा रही है तो अर्थव्यवस्था में आशावादी माहौल है। ऐसे में
जब राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो एक व्यवसायी भी ये उम्मीद कर सकता है कि उसके व्यवसाय में जो वस्तु उत्पादित है उसकी बाजार में मांग बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर देश में राष्ट्रीय आय लगातार घटती जा रही है, मंदी का माहौल आने लग गया है, तो ऐसे में व्यवसाय में जो वस्तु उत्पादित हो रही है उसकी मांग घट जाएगी। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से एक व्यवसायी, एक उद्यमी उसके व्यवसाय में जो वस्तु उत्पादित हो रही है भविष्य में उसकी मांग बढ़ेगी या घटेगी इसका अनुमान लगा सकता है, इसका अंदाजा लगा सकता है और उसके अनुसार वो कार्य कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आय के अनुमान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में राष्ट्रीय आय के संगठक और संरचना, उनमें होने वाले आवधिक बदलाव और समय के साथ अर्थव्यवस्था में व्यापक क्षेत्रीय बदलावों को दर्शाते हैं। लंबी चौड़ी बात लिखी है, सीधी सरल सी भाषा में कह सकते थे कि राष्ट्रीय आय की गणना से हमें अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है ये पता लग जाता है। भाई राष्ट्रीय आय की गणना में कोई एक चीज़ तो होती नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था को हम अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनसे राष्ट्रीय आय में कितना योगदान मिल रहा है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनका भी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही इन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सरकार अगर कोई विकास की योजना बनाना चाहती है तो सरकार राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर इन क्षेत्रों के लिए विकास की योजना भी बना सकती है। जब राष्ट्रीय आय की गणना की तो उन विभिन्न क्षेत्रों में कितना उत्पादन हुआ है, कितनी उनकी वृद्धि दर है, वो सारे आंकड़े हमें मिल जाते हैं और ऐसे में उनके विकास के लिए योजना बनाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट इसी से संबंधित था जो मैंने इसके साथ ही बता दिया है। पॉइंट पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय आय की जानकारी में क्षेत्रीय योगदान का उपयोग सरकार द्वारा विकास दर बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट विकास नीतियों को तय करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय आय की गणना से विभिन्न क्षेत्रों का पता लग जाता है, उनके द्वारा राष्ट्रीय आय में क्या योगदान दिया जाता है वो पता लग जाता है और इन विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थिति है इससे सरकार अवगत हो जाती है और इन क्षेत्रों के लिए जो विशिष्ट विकास की योजनाएं बनानी है उनका निर्माण भी सरकार कर सकती है। इसके बाद में है अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रीय आय के आंकड़े मैक्रो इकोनॉमिक, ये क्योंकि ऐप से ट्रांसलेट की गई है तो उसने मैक्रो इकोनॉमिक ही लिख दिया, यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र लिख सकते हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े समष्टि आर्थिक मॉडलिंग और विश्लेषण के लिए आर्थिक नीतियों के आकलन तथा चयन एवं उद्देश्यपरक विवरण के लिए और साथ ही सरकारों की आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन के लिए भी एक मात्रात्मक आधार प्रदान करते हैं। सीधे सरल शब्दों में आप समझे इस चीज को। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आंकड़े हैं वो मिलते हैं। ऐसे में हमें हमारे देश के विकास, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस प्रकार की नीतियों का चयन करना चाहिए वो हम आसानी से चयन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हल्की सी मंदी नज़र आने लगी है। भाई पिछले वर्षों में जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी उसकी विकास दर थोड़ी कम हुई है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में हल्की सी सुस्ती या मंदी नज़र आने लगी है। तो ऐसे में सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नीति है उसका चयन कर सकती है। कैसे चयन करेगी? सरकार को पता है कि जब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होती है, थोड़ी मंदी आने लग जाती है, तो उस मंदी को दूर करने के लिए या तो सरकारी व्यय में वृद्धि करनी चाहिए या जो सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं उन करों की दरों में कमी कर देनी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं के पास वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे और मांग बढ़ जाएगी।
तो ये पता कैसे चला? राष्ट्रीय आय की गणना की, आंकड़े प्राप्त हुए, तभी तो पता चला ना। तो ऐसे में विकास के लिए कौन सी नीति उपयुक्त है वो हम पता कर सकते हैं। या हमें ऐसा लगे कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से पता लग रहा है कि अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आ रही है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार ऐसी नीतियों का चयन कर सकती है जिससे समग्र मांग थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नीतियों का चयन कर सकती है। और जब इन नीतियों का चयन करें और फिर इन नीतियों को लागू करें, तो ये नीतियां कितनी सफल हुई हैं या असफल हुई हैं, इनका मूल्यांकन भी राष्ट्रीय आय की गणना से हो जाता है। भाई इस साल हमने राष्ट्रीय आय की गणना की, पता चला हमें इस प्रकार की नीतियां इस्तेमाल करनी चाहिए, हमने वो नीतियां बनाई, उस नीतियों के आधार पर योजना बनाई और लागू की। अब ये योजनाएं पूरे वर्ष भर लागू रही, तो इसके बाद इन योजनाओं में कितनी सफलता मिली है या कितनी असफलता मिली है, ये अगले साल जब हम राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित करेंगे उससे पता लग जाएगा। तो हम अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयुक्त नीतियों का चयन कर सकते हैं, उन्हें लागू करके, और उनका मूल्यांकन भी हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय अनुमान आय वितरण और विभिन्न आय श्रेणियों के बीच वितरण में संभावित असमानता पर प्रकाश डालते हैं। पहले इस पॉइंट को समझो। राष्ट्रीय आय के जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो राष्ट्रीय आय का वितरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हुआ है उसकी हमें जानकारी मिल जाती है। अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय है, क्या उसका वितरण समान रूप से हुआ है या इसमें बहुत ज़्यादा असमानता है? किसी एक वर्ग या किसी एक क्षेत्र विशेष को तो राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया है और अन्य वर्गों को राष्ट्रीय आय का कम हिस्सा मिला है, तो देश में आय की जो आय वितरण में असमानताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना, एक तरफ गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि अमीर लोग हैं वो राष्ट्रीय आय में ज़्यादा हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं जिनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है उनको राष्ट्रीय आय का कम हिस्सा मिल रहा है। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार हो रहा है वो पता लग जाता है और इस आय वितरण में जो असमानता है उसका पता लग जाता है और हम इस असमानता को दूर करने के लिए उपयुक्त नीतियां बना सकते हैं। जैसे अगर आय वितरण में बहुत ज़्यादा असमानता है तो सरकार प्रगतिशील करारोपण कर सकती है। प्रगतिशील करारोपण मेरा शायद अकाउंट से पढ़ाया गया होगा, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रगतिशील कर या प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख से कम वालों के लिए कोई टैक्स नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, वैसे कोई फिक्स नहीं है। 5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए कोई टैक्स नहीं। फिर 5 लाख से 10 लाख वालों के लिए जैसे मान लीजिए सरकार ने 5% टैक्स लगाया, तो जिनकी आमदनी 5 से 10 लाख के बीच में आ रही है उनके लिए 10% टैक्स। अब जिनकी आमदनी 10 लाख से फिर 50 लाख तक है उन पे सरकार ने 20% टैक्स लगा दिया। तो जिनकी आमदनी कम उनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और जिनकी आमदनी ज़्यादा होती जाएगी उनके ऊपर टैक्स की दर भी बढ़ती जाएगी। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो अमीर व्यक्ति हैं या जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और इस टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि को जो निर्धन है, गरीब हैं, बीपीएल परिवार हैं उनके कल्याण की योजनाओं पर खर्च किया जाता है। तो एक तरफ जो अमीर हैं उनकी आय थोड़ी कम होने लग जाती है और गरीबों को मुफ्त सुविधाएं मिलने से उनका जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो देश में जो आय वितरण की वजह से असमानताएं उत्पन्न हो गई हैं उनमें कमी आती है। इसी पॉइंट का अगला हिस्सा है, यह संरचनात्मक आंकड़ों की तुलना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, जैसे निवेश और विकास, कर आय और राजकोषीय घाटा या सरकारी व्यय और जीडीपी का अनुपात।
अर्थव्यवस्था में निवेश, विकास, आय, राजकोषीय घाटा, सरकारी व्यय, जीडीपी, इन सब का अनुमान हमें राष्ट्रीय आय की गणना से लग जाता है। तो जब राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं और इन विभिन्न चरों के आंकड़े भी हमें प्राप्त होते हैं, तो हम इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं कि भाई किस में वृद्धि हो रही है या किस में कमी हो रही है। ये तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में है अगला पॉइंट, आय और जीवन स्तर के संबंध में ऋण के लिए पात्रता निर्धारित करने में और या अन्य फंड व शर्तें जिसके तहत ऐसे ऋण और या फंड उपलब्ध कराए जाते हैं में अंतर्राष्ट्रीय तुलना सहायक होती है। ये अगर शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी जाती है ना ये किताब, तो आपको अच्छे से समझ में आता, लेकिन ये इंग्लिश में लिखी हुई है और उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो ये जो लाइन है, शब्द है, वो ठीक से आपको समझ में नहीं आएंगे। सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, जब किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, अलग पूरे विश्व में राष्ट्रीय आय की गणना होती है, अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो हम राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त कर सकते हैं, और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों की सहायता से जो विभिन्न देश हैं उनकी आर्थिक स्थितियों की हम तुलना भी कर सकते हैं कि श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इस प्रकार अलग अलग देशों की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों की सहायता से उनकी आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है, और हम ये भी तय कर सकते हैं कि कौन सा देश ऋण लेने योग्य है, यानी उनकी ऋण की जो पात्रता है वो भी हम इस तुलना के आधार पर पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है वित्तीय और मौद्रिक आंकड़ों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आय के आंकड़े विकास और मुद्रास्फीति के लिए नीतियां बनाने के लिए गाइड प्रदान करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयुक्त नीतियों का चयन करने में, उन्हें लागू करके उनका मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। तो ऐसे में ही जब ये अगला पॉइंट भी हम समझ सकते हैं कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो आर्थिक विकास के आंकड़े हमें मिल जाते हैं कि जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, और इससे हमें ये भी पता लगाने में सहायता मिल जाती है कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो कितनी बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके अनुसार हम हमारी जो नीतियां हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सरकारी व्यय और करों में परिवर्तन करके किस प्रकार हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। सीधा सीधा मैं ये कहूँ तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे ये आंकड़े किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों। अगर आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं हैं तो हम अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सही नीतियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े हमें मिल जाएं तो हम पूरी अर्थव्यवस्था के विकास को सही दिशा देने वाली नीति का निर्माण कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सबसे बड़ी उपयोगिता और महत्व। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो कुछ शब्दावली है, पहले हम उनका अध्ययन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो कुछ पॉइंट हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। 12th में पढ़ा हुआ है आप लोगों का यहाँ से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला है सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो इनके अंग्रेजी में नाम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, लेकिन कई बार सवाल जब हम देखते हैं, 12th में भी आपने देखा, तो हिंदी में जो नाम दिए जाते हैं ना वो थोड़े से हमें कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन इनकी जगह अगर अंग्रेजी नाम देखें तो हमारे लिए काफ़ी सरल होते हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद हम कहें तो उसकी बजाय आपने जीडीपी नाम खूब सुना है, और जीडीपी आप जानते भी हो क्या हो।
तो जीडीपी को ही सकल घरेलू उत्पाद हम हिंदी में कहते हैं। तो आप हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम दोनों याद रखें, मेरी सलाह है। मैं सारे नाम हिंदी में भी बताऊंगा और अंग्रेजी में भी बताऊंगा। तो पहली जो अवधारणा है वो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी। ये एमपी क्या होता है ये बता देता हूँ। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनमें कुछ जो अवधारणाएं हैं उनकी गणना हम बाजार मूल्यों पे करते हैं। तो बाजार मूल्यों पर मतलब ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है, या आप कह सकते हैं एट मार्केट प्राइस। तो जब हम कहते हैं जीडीपी एमपी तो उसका मतलब है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो जीडीपी एमपी का मतलब क्या है? बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक निश्चित समय अवधि जो कि एक वर्ष होती है, आप ऐसे भी कह सकते हो एक वर्ष। तो एक वर्ष के अंतर्गत एक देश की सीमाओं के भीतर जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके बाजार मूल्यों के योग को ही बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं। एक निश्चित समय अवधि जो कि एक वर्ष होती है, तो एक वर्ष की समय अवधि के अंतर्गत एक देश की सीमाओं के अंदर जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनके बाजार मूल्यों के योग को ही हम सकल घरेलू उत्पादन कहेंगे। क्योंकि सकल घरेलू उत्पादन की गणना हमने किस पे की है? बाजार मूल्यों पे की है। अतः इसे हम कहेंगे जीडीपी एमपी यानी बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन। अब इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि 2022-23 की पहली तिमाही में वर्तमान कीमतों पर नामिक जीडीपी का मतलब है जो बाजार मूल्यों पे गणना करते हैं, जिसे अंग्रेजी में नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो वो थी 64.95 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, क्योंकि पुरानी किताब है तो अनुमान बता रहे हैं 2022-23 में। और जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में यह 51.27 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2021-22 की पहली तिमाही में 32.4% की तुलना में 26.7% की वृद्धि दर्शाता है। तो ये आंकड़े देख लेना, ठीक है। वैसे बहुत सारे आंकड़े होते हैं, लगभग याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो आपसे जितना याद हो आप करें। अभी तो हमने पढ़ा बाजार मूल्यों पर जीडीपी। अब आता है वास्तविक जीडीपी, जिसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। इसमें पहले 2 पॉइंट ये दिए गए हैं कि जो नामिक यानी कि बाजार मूल्यों पे जो जीडीपी है उसमें 2 कारणों से परिवर्तन होता है। वो कैसे 2 कारण हैं? देखें, पहला है अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन समय के साथ बढ़ता है। भाई किसी देश में जो उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। दूसरा है अधिकांश वस्तुओं की कीमतें भी समय के साथ बढ़ती हैं। अगर देश में उत्पादन नहीं बढ़े, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर देश में उत्पादन पहले जितना ही रहे लेकिन कीमतें बढ़ जाएं, तो ऐसे में जो मौद्रिक जीडीपी है यानी जिसे आप नॉमिनल जीडीपी कहते हैं वो बढ़ जाएगी। देखो यहां पहले मात्रा कितनी थी, जैसे मान लो कि 200 इकाइयों का उत्पादन हो रहा था और प्रति इकाई कीमत कितनी थी? 10 रुपए। तो ऐसे में हम ये कहें कि जीडीपी एमपी कितना हुआ? दोनों को गुणा कर देंगे, 200 को 10 से गुणा किया तो आया 2000। अब अगर मात्रा पहले जितनी हो यानी अगले वर्ष भी ठीक उतना ही उत्पादन हो जितना पहले हो रहा है, लेकिन कीमतें बढ़ जाएं तो क्या होगा? अब कीमतें मैं 10 के बजाय कितना कर दूं? 15 कर दूं। तो ऐसे में जो जीडीपी पहले 2000 थी अब कितनी हो जाएगी? 15 को 200 से गुणा किया तो कितना आया? 3000 होगा। तो वास्तव में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं वो तो पहले जितनी ही है, लेकिन सिर्फ कीमतें बढ़ गई हैं। तो
तो ऐसे में जो हमारी बाजार मूल्यों पे जीडीपी है, क्योंकि वो मात्रा को उनकी बाजार कीमत से गुणा करती है, तो वो बढ़ जाए। ठीक है, तो दो कारणों से बाजार मूल्यों पे जीडीपी बढ़ती है, या तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए या ये बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, तो ऐसे में मौद्रिक जीडीपी बढ़ जाए। अब अगला हमारा पॉइंट है वो है वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। ये क्या होता है? बड़ा सरल है। आप जानते हैं कि अलग अलग वर्षों में मुद्रास्फीति अलग अलग होती है, यानी महंगाई कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ऐसे में अगर हम मौद्रिक जीडीपी की बात करें तो मौद्रिक जीडीपी अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी हम नहीं दे पाएगी कि वास्तव में उत्पादन बढ़ा है या नहीं बढ़ा। इन आंकड़ों को देख करके तो आप कह सकते हो पहले जीडीपी कितनी थी 2000, अभी कितनी हो गई 3000, तो आप तो ये कहोगे कि देश की जीडीपी है वो 1.5 गुना हो गई है। सीधी सी बात है, 2000 का 3000 हो गया तो 1.5 गुना हो गया। लेकिन वास्तव में क्या उत्पादन बढ़ा? वास्तव में उत्पादन नहीं बढ़ा, सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं। अतः वास्तविक जीडीपी का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो वास्तविक जीडीपी क्या होती है वो समझो। आपने सूचकांक तो पढ़ा है 11वीं क्लास में, जिसमें आपने ये देखा है एक आधार वर्ष होता है और एक वर्तमान वर्ष होता है। तो आधार वर्ष के बारे में थोड़ी जानकारी आपको है। आधार वर्ष वो वर्ष होता है जिससे हम आगे आने वाले जो वर्ष हैं उनकी तुलना करते हैं, तो उसे हम आधार वर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बेस ईयर। तो मौद्रिक जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या है वो समझे। बहुत छोटा सा अंतर है और वही इसका अर्थ है। जब आधार वर्ष के मूल्यों पे हम सकल घरेलू उत्पादन की गणना करते हैं तो उसे वास्तविक यानी कि रियल जीडीपी कहते हैं। दोबारा सुन लो, जब आधार वर्ष के मूल्यों पर हम जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन की गणना करते हैं तो उसे रियल मतलब वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। और जब वर्तमान के जो बाजार मूल्य हैं उनके आधार पर जीडीपी की गणना करते हैं तो वो जीडीपी एमपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी, सीधा सीधा कहें तो मौद्रिक जीडीपी कहलाती है। समझ में आई चीज दोनों? ये वर्तमान के जो बाजार मूल्य हैं उस पर गणना की जाती है और वास्तविक जीडीपी की गणना आधार वर्ष के जो मूल्य होते हैं उन पे की जाती है। इतना ही दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब एक बढ़िया पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक। और सर ये लंबा चौड़ा नाम सुना सुना सा तो लग रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर था तो सही। ठीक है, 12th में जो था वही यहाँ है, बस उससे संबंधित कुछ सवाल दे दिए गए हैं, उसका थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है, तो कोई विशेष चीज नहीं है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, डिफ्लेटर, ठीक है। सूत्र क्या है इसका? जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है जो नॉमिनल जीडीपी है यानी वर्तमान जो बाजार मूल्य हैं उन पे जो हमने जीडीपी की गणना की है, जिसको हम संकेत दें तो कैपिटल जीडीपी लिख दीजिए। ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों बाजार मूल्यों पे ही है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी बाजार मूल्यों पे ही है और ये भी बाजार मूल्यों पे, साधन लागत पर नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सो, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या है? ये है नॉमिनल जीडीपी, जो आपकी किताब में दिया है सांकेतिक जीडीपी। ठीक है, तो ये नॉमिनल जीडीपी है यानी वर्तमान वर्ष के जो बाजार मूल्य उन पे गणना की गई जीडीपी। और जो वास्तविक जीडीपी है उसको हम छोटी एबीसीडी जो है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जीडीपी। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये
वर्तमान वर्ष के मूल्य पे जो जीडीपी है वो है, और ये आधार वर्ष पे यानी कि वास्तविक जीडीपी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति, ये कोई विशेष चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का सूचकांक है जो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है। और क्योंकि इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे 100 से गुणा कर देते हैं। तो यही इसका सूत्र। ठीक है, आप चाहो तो मैं यहाँ वैसे हिंदी में लिख दूं जो आपकी किताब में लिखा है, सांकेतिक जीडीपी, और ये क्या है, वास्तविक जीडीपी। ठीक है, छोटी एबीसीडी में लिख देता हूँ, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते। 12th में आपने ये पढ़ा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको याद आ जाए, इसलिए मैंने ये सूत्र लिखा है। ये 12th की किताब में है आपकी, और यहाँ आपको इस किताब में देखने को मिला है सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। तो कोई अलग चीज नहीं है, इनके ही नाम है। अब अगर आपको सांकेतिक जीडीपी दे दी जाए और वास्तविक जीडीपी दे दी जाए तो आप सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति यानी जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हो। और इसी को घुमा फिरा करके कुछ और सूत्र बनाए गए हैं। जैसे इस वास्तविक जीडीपी है ये, इसको मैं इधर ले आऊं तो एक नया सूत्र बन जाएगा, वास्तविक जीडीपी। ठीक है, बराबर, अब ये इधर आ जाएगा तो ये जीडीपी डिफ्लेटर इस वास्तविक जीडीपी के साथ गुणा में आ जाएगा इधर, तो फिर इसको इधर लेके जाए तो ये भाग में जाएगा। अतः हम कह सकते हैं वास्तविक जीडीपी किसके बराबर रहेगी, जो सांकेतिक जीडीपी है, सांकेतिक जीडीपी, उसमें हम जीडीपी डिफ्लेटर का भाग दें। जीडीपी डिफ्लेटर का भाग दें और 100 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, वास्तविक जीडीपी। समझ में आती जा रही है चीज? ठीक है, हाँ। तो एक सूत्र तो ये हो गया हमारा, और दूसरा सूत्र क्या हो गया, ये हो गया। अब हमें ये कहा जाए कि हमें सांकेतिक जीडीपी निकाल करके दो। अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर का ज्ञान हो और ये जो वास्तविक जीडीपी, ये दोनों दे दी जाए तो हम सांकेतिक जीडीपी कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यही से बना रहा हूं, कोई नया नहीं है, बस पक्षांतरण करना है। अब जीडीपी डिफ्लेटर और वास्तविक जीडीपी हमें पता है, तो ये इधर गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं यहां गुणा करके दिखा रहा हूं। अब देखो, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर और वास्तविक जीडीपी इधर आ जाएगा तो गुणा में जाएगा, क्योंकि ये इधर भाग में था। तो वास्तविक जीडीपी, अब इधर ये दोनों गुणा में है ना, ये जीडीपी और 100 गुणा में है। ठीक है, तो 100 गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो इधर क्या बचा, इधर बचा सांकेतिक जीडीपी। ठीक है, तो हमें 3 सूत्र मिल गए। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो तो सांकेतिक जीडीपी में वास्तविक जीडीपी का भाग दो, 100 से गुणा कर लो। अगर हमें वास्तविक जीडीपी चाहिए तो सांकेतिक जीडीपी में जीडीपी डिफ्लेटर का भाग दो, 100 से गुणा कर दो। अगर हमें सांकेतिक जीडीपी चाहिए तो ऐसे में जीडीपी डिफ्लेटर और वास्तविक जीडीपी को गुणा करो और 100 का भाग दे दो। इसी से संबंधित 3 सवाल आपकी किताब, 3-4 सवाल आपकी किताब में दिए हुए। देखो, पेज नंबर 6.6 पे दिया हुआ है। ठीक है, 6.5 पे भी है। ठीक है, 6.5 वाले में तो सवाल नहीं है, लेकिन आगे आपको सवाल देखने को मिलेगा 6.6 पे। तो ये जो लिखा है ना, चित्रण 2, चित्रण 3, चित्रण 4, ये सवाल ही है।
चित्रण 2 वाला पढ़ रहा हूँ। किसी विशेष वर्ष में किसी देश का सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी क्रमशः 3000 करोड़ और 4700 करोड़ है। जीडीपी डिफ्लेटर की गणना करें और आधार वर्ष की तुलना में उस वर्ष की कीमतों के स्तर पर टिप्पणी करें। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, आधार वर्ष का जो जीडीपी होता है वो हमेशा कितना माना जाता है? 100। ठीक है, आधार वर्ष का जीडीपी हमेशा जीडीपी डिफ्लेटर, आधार वर्ष का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 माना जाएगा। इसलिए अब जो भी हमें आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे जो जीडीपी डिफ्लेटर हमें प्राप्त हो रहा है, अगर वो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है देश में मुद्रास्फीति बढ़ी है, यानी आधार वर्ष की कीमतों की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों पे जो गणना की गई है वो उसमें वृद्धि हुई है, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर ये जीडीपी डिफ्लेटर का जो मान है ये 100 से कम आए तो इसका मतलब है मुद्रास्फीति घटी है, कीमतों में सामान्य कीमती स्तर में कमी आई है। तो इस प्रकार आप तुलना कर सकते हो, 100 से ऊपर होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है और 100 से कम होता है तो मुद्रास्फीति घटती है। कर लोगे ये सवाल? वैसे तो हल करके दिए लेकिन आप खुद करके देखें। ठीक है, और कोई पॉइंट? हाँ, एक चीज और देखो, एक सूत्र और दिया है इसमें, लगातार 2 वर्ष के जीडीपी डिफ्लेटर हमें हो। पेज नंबर 6.5 पे आए आप, वहां आपको मिलेगा। पहला ऊपर सूत्र दिया है, वास्तविक जीडीपी बराबर सांकेतिक जीडीपी गुणा 100 बटा जीडीपी डिफ्लेटर। ये वास्तविक जीडीपी का तो हमने ये सूत्र निकाल ही लिया, ये है ना, ये वाला, ये दिया हुआ है आपकी बुक में। इसके नीचे एक सूत्र और दिया हुआ है, वो क्या है वो समझ लो। कोई भी 2 लगातार वर्ष हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक हो गया 2026 और फिर हो गया 2027, लगातार 2 वर्ष होने चाहिए। ये नहीं है कि एक 1997 और एक 2025, वो नहीं चलेगा, लगातार 2 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, तो जो लगातार 2 वर्ष हैं उनके बीच मुद्रास्फीति दर का निर्धारण करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? दूसरे वर्ष, देखो सूत्र पे ध्यान दो, दूसरे वर्ष में जीडीपी डिफ्लेटर में से पहले वर्ष का जीडीपी डिफ्लेटर घटाइए, 100 से गुणा कीजिए और फिर पहले वर्ष का जो जीडीपी डिफ्लेटर है उससे भाग दे दीजिए। तो सामान्य सा सूत्र है, आप मुझे लगता है कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, एक थोड़ी सी चीज और, आपकी किताब को छापते समय पता नहीं उनको ध्यान आया नहीं आया, इसको हाईलाइट करते हो ना, वो कर लेना। शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये हेडिंग है अलग से। ठीक है, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है, ये हेडिंग है, और ये दूसरी अवधारणा है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी समझे। आज के लिए बस ये लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, और अंग्रेजी में नाम है, शुद्ध को कहेंगे नेट, घरेलू को कहते हैं डोमेस्टिक, और उत्पाद को हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और बाजार मूल्य पे निकाल रहे हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो संक्षेप में इसका नाम हो गया NDPNP। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? अब देखो आप, जब हम वर्ष भर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो जाहिर सी बात है पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें घिसावट भी होगी, उनमें टूट फूट भी होगी। तो जब पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है तो इस्तेमाल की वजह से उनमें जो घिसावट या टूट फूट होती है तो उनके मूल्य में कमी आती है। इसीलिए तो आप मान लीजिए कोई ट्रैक्टर खरीद करके ला रहे हैं, आपने उसे अपनी फैक्ट्री में लगा रखा है सामान को इधर से उधर रखने के लिए, या मान लीजिए कोई लोडर है या कोई जेसीबी है वो आपने खरीद रखा है
और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सामान को इधर से उधर रखने के लिए। आपने जब खरीदा तो जैसे मान लीजिए 40 लाख में वो मशीन आई, आपने साल भर काम में ली उसे, फिर आप बेचने की कोशिश करें, क्या 40 लाख में बिकेगी वो? लोग कहेंगे ये सेकंड हैंड है, 1 साल पुरानी है, कीमत कम हो गई है, आपने इसका उपयोग किया है, इसके पार्ट्स हैं उसमें घिसावट आई है, इसलिए इसके मूल्य में कमी है, तो 40 लाख से आपको कम ही मिले, चाहे वो 38 लाख मिले, चाहे 35 लाख मिले या और कितना मिले, कम मिलेंगे, 40 लाख नहीं मिल सकते। तो उसके मूल्य में जो कमी आ गई वो क्या है? वो मूल्यह्रास। तो पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग करने से उनमें होने वाले नियमित टूट फूट या घिसावट की वजह से उनके मूल्य में जो कमी आती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। और जब बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन में से इस मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पादन बाजार मूल्यों पे प्राप्त हो जाएगा। तो छोटा सा सूत्र है, लिख देता हूं। ये 3 सूत्रों पे आधारित सवाल आप घर पे पहले प्रैक्टिस करना, नहीं आए पूछना, कर दूंगा। वैसे बिल्कुल आसान है, सिर्फ मान ही रखना है। NDP मार्केट प्राइस, कई बार क्या है इनको टाइप करते इसमें NDP के साथ MP भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है, वो लिखने का गलत तरीका है। ये जो MP है ये थोड़ा नीचे की तरफ लिखना चाहिए, ठीक है। तो NDP MP मतलब बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पादन मिलेगा कैसे? GDP मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्यों पे जो सकल घरेलू उत्पादन है उसमें से मूल्यह्रास घटा दीजिए। मूल्यह्रास है उसे घटा दो, आ जाएगा। मूल्यह्रास को अंग्रेजी में आप कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। संकेत के रूप में आप इसे D कह सकते हैं, ठीक है। काफी आज के लिए।